हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ड्राइव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट मोशन, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, एंड देयर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उनके ग्राफ भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोर्स। फोर्स क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, उसे मोशन में लाते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, उसको रेस्ट में लाने के लिए हम जो पुश पुल या हिट का यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। तो फोर्सेस के टाइप क्या आगे? टू टाइप की हो सकती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स की बात करें तो मान लो कोई बुक है टेबल पे, आप क्या कर रहे हो, उस पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। तो ऐसे केस में क्या बुक रेस्ट से मोशन में आएगी? ये क्या बुक अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि दोनों साइड से आप इक्वल फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगी? मोशन में, सॉरी, रेस्ट पे ही रहेगी। तो इन फोर्सेस को, जब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें बैलेंस्ड फोर्सेस बोल सकते हैं। और इसके कॉन्ट्रेरी, जब बुक पे आप क्या मान लो इस साइड से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो और इस साइड से कम फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब ये वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है इस फोर्स से, तो क्या होगा? तो बुक इस साइड को मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में जो बुक है मूव करेगी। तो ऐसे केसेस में जब मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है फोर्सेस का, हम क्या बोल सकते हैं? फोर्सेस क्या हैं? अनबैलेंस्ड है। तो ये आ गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पर इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तब भी उस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। जब नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? उस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। और जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पे अप्लाई करते हैं या अनबैलेंस्ड फोर्सेस उस पे अप्लाई करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है, या तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और जब तक वो अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करके रखेंगे, तब तक क्या होगा? जो स्पीड है वो चेंज रहेगी, या फिर जो डायरेक्शन है वो चेंज रहेगी। और जैसे ही हम क्या करेंगे, वो अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगी किस वेलोसिटी के साथ? जितनी उसने अनबैलेंस्ड फोर्स के टाइम पे अटेन करी थी, उस वेलोसिटी के साथ फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करेगी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस कौन सी होती हैं, और कहाँ पे बैलेंस फोर्स अप्लाई करती हैं और कहाँ पे अनबैलेंस्ड। अब इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या था? एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है वो क्या रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। और वैसे ही जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, वो क्या रहेगी? मोशन में ही रहेगी, न स्ट्रेट लाइन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, या इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो
जब तक क्या है, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है। क्या हुआ, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तब तक क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगी, बॉडी पे जीरो होगी। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। तो अगर हमें चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो हो, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो भी बॉडी पे एक्ट करनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो हम क्या हैं, हम रेस्ट की स्टेट पे हैं जब तक क्या है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करता है। अगर बस मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो हम क्या है, रेस्ट पे हैं। वहां पे क्या एप्लीकेबल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है। जब तक ड्राइवर क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स यानी ब्रेक अप्लाई नहीं करता है। ओके, तो ये क्या आ गए, ये एग्जाम्पल आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का या लॉ ऑफ इनर्शिया का। देन आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले एक और टर्म का आपको पता होना जरूरी है, जो कौन सी है, मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होगा, और जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम एज ऑफ वेलोसिटी। एंड एसआई यूनिट की बात करें तो मोमेंटम की एसआई यूनिट आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। ओके, तो जब हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अब क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम के है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है या मास में चेंज आता है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, तो अब यहाँ से क्या पता चला कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बट इसके अलावा भी क्या कोई और फैक्टर है जिस पे जो चेंज इन मोमेंटम है डिपेंड करेगा। तो मान लो कोई ब्लॉक है और अगर आप उस पे 2 सेकंड के लिए कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज ना हो, बट आप 1 से 2 मिनट तक अगर उस पे कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हो तो हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, वो मोशन में आ जाए। तो जो मोमेंटम है वो कितने आप उस पे फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, साथ में कितनी देर के लिए आपने वो फोर्स अप्लाई की, कितना टाइम दिया, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर के लिए वो फोर्स आपने अप्लाई की। तो अगर अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी तो हम अब अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करने के लिए रेडी हैं। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो कई बार स्कूल में या अभी तक हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को गलत पढ़ते हैं। हम किस तरह स्टेट करते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखते हैं कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। बट एक्चुअली किस तरह से याद रखना है, इसकी सही स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो कभी भी आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, अगर हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दें, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा बट कई बार डायरेक्शन बताने के लिए, ये यहाँ से कुछ और प्रिडिक्शन देने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या याद रखें, इसको जो सही डेफिनेशन है उसको याद रखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। जब आगे कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको ये चीज़, इसके इम्पोर्टेंस समझ आएगी।
तो अब मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें, मान लो इनिशियल जो मोमेंटम है किसी बॉडी का वो p1 है, फाइनल मोमेंटम p2 है, इनिशियल वेलोसिटी u आ गई एंड फाइनल वेलोसिटी v आ गई। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस m u लिख सकते हैं। अब यहाँ से m को हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू। अब हमने क्या बताना है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। तो ये आ गया इस तरह से, t आ गया। तो अब क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है। तो यहाँ से इसकी जगह हम f पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज फॉर्मूला निकल के आता है, जो हम क्या करते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ यही याद रखते हैं कि क्या है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के है ना। तो अब यहाँ से m माइनस यू क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी है, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एम ए बोल सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, और ये हमारे पास फोर्स क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू के एम ए के बराबर। अगर ए की वैल्यू हम 1 मान लें तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या आ जाती है, फोर्स की यूनिट आ जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, या फिर और क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूटन भी इसकी यूनिट ले सकते हैं। ओके, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि जो फोर्स है उसको किस तरह से हम या मोशन है ऑब्जेक्ट का उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। किस तरह किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बता सकते हैं हम, मेजर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। तो जब हमारे पास फोर्स मान लो अगर 0 है, ओके, और जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, तब ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या होगी, मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर मान लो वी यू क्या है, 0 के बराबर आ जाएगा, वी भी 0 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे है, रेस्ट पे है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, बॉडी 1 अगर बॉडी 2 पे क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, तो सेकंड फोर्स भी क्या करेगी, सॉरी सेकंड बॉडी भी क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी पे इंस्टेंटेनियसली इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो फोर्स होगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या स्टेटमेंट आ गई इसकी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो फोर्सेस होंगी, एक्शन एंड रिएक्शन, ये ऑलवेज क्या होंगी, पेयर में होंगी। और ये क्या करेंगी, हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगी। ये जो एक्शन या रिएक्शन होगा, हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा क्या होगा, ये एक्ट करेगा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। गॉट इट। तो मान लो जैसे आप क्या करते हो, रेस्ट पे हो और सडनली आपने क्या किया, चलना स्टार्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे क्या करोगे, आप फोर्स अप्लाई करोगे। और ग्राउंड भी क्या करेगा, इंस्टेंटली आपको क्या करेगा, आपके पैरों पे फोर्स अप्लाई करेगा।
जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी। आप अगर बैकवर्ड में फोर्स अप्लाई करते हो ग्राउंड में, तो ग्राउंड क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके फीट पे फोर्स अप्लाई करेगा। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आगे की तरफ मूव करोगे। तो एक्शन क्या था, बैकवर्ड डायरेक्शन में था, और रिएक्शन कैसे मिला, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला। बट मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फोर्सेस का सेम है। ओके। तो जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, बट जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो जरूरी नहीं कि सेम ही हो। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है ये टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है। तो दोनों बॉडीज का क्या हो सकता है, जो मास है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से जो m क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। तो जिस बॉडी का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। ओके। और जिस बॉडी का मास क्या होगा, कम होगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो आप गन से फायर करते हो, तो जो गन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है बुलेट पे, और बुलेट क्या करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगी गन को। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, सेम होगा, जिसकी वजह से जो गन है वो क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। तो अब इस केस में जो गन है उसका मास क्या है, बुलेट के मास से ज्यादा है। तो मतलब जो गन है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी, और बुलेट की एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये क्या आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो चीजें याद रखनी है वो क्या आ गई, कि जो फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होगी, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगी। और ये जो फोर्सेस हैं पेयर में होंगी, और हमेशा क्या, कैसे एक्ट करेंगी, अपोजिट बॉडीज पे एक्ट करेंगी। ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज पे ये एक्शन और रिएक्शन एक्ट करते हैं। तो उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब हो गया, कि जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, किसी सिस्टम का, वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना मान लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट ए आ गई, ये ऑब्जेक्ट बी आ गई। इसका मास कितना मान लिया, एम ए, इसका मास मान लिया एम बी। इस सब्जेक्ट के पास इनिशियली जो वेलोसिटी है वो यू ए आ गई, इसके पास यू बी आ गई। और फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे वी ए, और इसके पास वी बी आ गई। तो जब क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। तो जो ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी, एफ ए बी फोर्स एक्सर्ट करेगी। उसी तरह जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी, एफ बी ए फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है। तो अब क्या है, ड्यूरिंग द कोलिजन जो चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, कि पहले लेंगे हम ऑन बॉल ए, वो आ जाएगा हमारे पास एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी के बराबर। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी कितना आ जाएगा, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी के बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो, और आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी। ये क्या है, मतलब इनिशियली जो सिस्टम के पास क्या था, मोमेंटम था, जो फाइनल वेलोसिटी या कोलिजन के बाद भी जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो क्या बोलना है, कि जो आइडियल कोलिजन है, मतलब जब क्या होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे या बॉडीज पे एक्ट नहीं करेगी, उस कंडीशन में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट या सिस्टम क्या रहेगा, सेम रहेगा आफ्टर कोलिजन भी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।